था, मैं सुबह जल्दी उठता था 4 बजे, 4 से 8 पढ़ना होता था, बस सब कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। नाम से मत जाओ, जैसे मैं गया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, थोड़ा हैवी सा नाम लगा, चाहिए लेते हैं क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो वो इनकलकेट हो जाएंगी आपके अंदर चीज़ें। मैं यही कहूँगा यार, अपने पढ़ो लिखो और तो क्या होना है, ऐसा कुछ है नहीं कि प्रीलिम्स में कुछ न्यारा करना है, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखा, थोड़ा जीवत बत्ती करके चढ़ो भाई। नंबर सिस्टम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप कर जाओगे तो काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मॉक इंटरव्यू दिए 10-15 तो आपकी कोई फ़ायदा हो जाएगा। मेरे को तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुई। कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है जिसके किले भाई 50-60 किले आ रहे हैं तो उसका काम तो चल जाएगा। यूपीएससी सब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ों पे फोकस रखो अपनी। अब मेरा तो बच्चा है 5 साल का यार, सफ़र है ना, सारे वर्थ इट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फेल भी हो जाते तो भी वर्थ इट है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप अपने पूरे 6-7 साल लगा दिया आपने वहाँ पे, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब एज जीने की कौन सी है कि 20 से 30 यही जीने की एज है, इसमें आपने बंद कमरे में निकाल दिया। 90% इनका कुछ हुआ ही नहीं, अब उनकी तरफ कौन देखेगा। उसको रील देख के यूपीएससी की तैयारी करने लग जाए। थोड़ा हमें अपने समाज को समझना चाहिए, लाइफ को समझना चाहिए कि बेटर लाइफ कुछ और है, यूपीएससी सब कुछ नहीं है। मोटिवेशन ये है कि यार प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा जल्दी। अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ से होता है तो दुखी होने वाला हूँ, तो थोड़ा प्री से पहले अपना ऑप्शनल पूरा कर लो, बाकी जीएस मैनेज हो जाता है उस। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सर। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मानवरत्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। उसके बाद मैंने 1 साल बैंक में जॉब की, पंजाब एंड सिंध बैंक में। अभी मैं एज एन इंस्पेक्टर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो मेरे को 8 साल हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा था सर? इस बार मैंने चेंज किया था, इस बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया है। पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उसमें मार्क्स आ नहीं रहे थे तो चेंज कर लिया। तो आपका सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? ठीक था, पर मेरा इंटरव्यू थोड़ा टेक्निकल साइड ज़्यादा रहा, तो मतलब ओवरऑल ठीक था। तो सर, आपने ऐसे बैंक में भी जॉब की, अभी आप उसमें आईटी वाले में भी हैं, तो आपने ऐसा मतलब क्यों सोचा फील्ड चेंज करना चाहिए? पहले से था या फिर आपको जॉब में रहते रहते ऐसे लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए? नहीं, पहले से कुछ नहीं था। पहले से तो कॉलेज के बाद निकलती तो जॉब चाहिए थी कोई, अब वो मिल गई। उसके बाद ये तो एक एज ए कैरियर प्रोग्रेशन था, तो यही था। तो सर, ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं पूरे दिन पढ़ते हैं, वो तब भी नहीं कर पाते मैनेज। आपने जॉब के साथ कैसे मैनेज किया, मतलब आपका रूटीन कैसा रहा? रूटीन इनिशियली जब मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स थे उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट था। मैं सुबह जल्दी उठता था 4 बजे, 4 से 8 पढ़ना होता था बस। उसके बाद मेरा ऑफिस थोड़ा एक्टिव रहता था काफ़ी। मैं काफ़ी थोड़ी सेंसिटिव पोस्ट में पोस्टेड था, तो अभी बाद के अटेम्प्ट्स में इतना स्ट्रेस नहीं रहा, बस वीकेंड्स में पढ़ लिए। बस ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं है, बस स्ट्रेस फ्री रहो, वही ज़्यादा बेटर है। सब कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। सर, आपने अपना ऑप्शनल क्यों चेंज किया, और या फिर आप किसी जो नए एस्पिरेंट्स उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड करेंगे, उन्हें बाद में दिक्कत ना आए? क्या क्या क्राइटेरिया रहने चाहिए, मतलब बेसिकली? पहले तो ये है कि ऑप्शनल से नाम से मत जाओ। जैसे मैं गया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, थोड़ा हैवी सा नाम लगा, चाहिए लेते हैं, कुछ इम्पैक्ट आएगा। बट ये है कि थोड़ा आप अपना इंटरेस्ट देख लो कैसे है, और उसका सिलेबस थोड़ा हो कि वेल मैनेज भी हो और रिसोर्सेज भी थोड़े कंसाइज से हो, तो ऐसा थोड़ा ऑप्शन लो। बाकी मेन तो आंसर राइटिंग है, अगर ऑप्शनल की वो आप करोगे। मेनली क्या है, हर ऑप्शनल में ना कुछ पार्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें ऐसे ही बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें भी आर्कियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑप्शनल की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से पकड़ रखो। सब चीज़ों पे फोकस करने की बजाय कुछ चीज़ अपनी अच्छी करो, बाकी चीज़ें एवरेज रहेंगी तो भी चल जाएगा। सर, आपने ऐसे मेनली सेल्फ स्टडी से ही पूरा किया, कुछ ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया? नहीं, पूरा सेल्फ स्टडी है, कुछ भी कोई अलग कुछ नहीं है। तो सर, ऐसे आपने सेल्फ स्टडी से किया, मतलब बहुत खुशी की बात है। तो इसके आपने रिसोर्सेज क्या क्या रखे, और जैसे कोई एस्पिरेंट है उसे मतलब कुछ रिसोर्सेज पर स्टिक करना चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा बुक्स देखनी चाहिए, कुछ बताना चाहें आप? ये सबकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। अब कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। मेनली मेरा क्या था, मैं अपने कम से कम ही बुक्स रखता था। अब ऑप्शनल के लिए मैंने सिर्फ एक बुक रखी है। नाम बताना चाहेंगे बुक? ये क्या नाम है, अक्षत जैन सर की बुक है जो, बस वही बुक रखी है। उसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एज ए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए भी एक ही बुक है, वो सब स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, वही है। ज्योग्राफी के लिए मैंने मुरनाल मैम की एक वीडियोज़ है मुरनाल वाली वेबसाइट पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ज्योग्राफी के लिए वो पढ़ी है। इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम IAS के नोट्स,
तो हर बार मेरा सोर्स हमेशा ये रहता था। उसके बाद मेनली न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ते रहो, वो एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो वो इनकलकेट हो जाएंगी आपके अंदर चीज़ें, वो फिर आपको रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी कि रट्टा मारना पड़ रहा है हर चीज़ का। तो यही है। अब जैसे सर प्रीलिम्स बहुत करीब है, 60-70 दिन बचे हैं, तो अब जो एस्पिरेंट्स इस बार दे रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा यार, अपने पढ़ो लिखो और तो क्या होना है, ऐसा कुछ है नहीं कि प्रीलिम्स में कुछ न्यारा करना है, और भगवान पे भरोसा रखा, थोड़ा जीवन बत्ती करके चढ़ो भाई। प्रीलिम्स का तो यही सिस्टम है आजकल, है ना। तो सर सीसेट हम देख रहे हैं आजकल बहुत टफ होता जा रहा है, उसमें बच्चों को समस्या आ रही है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको भी समस्या आ रही है, तो आपने कैसे कवर किया और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और लोग? यार सीसाइड का मेनली क्या है कि अब बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ लो आप, मतलब जैसे एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, ये सब, लेकिन है ना नंबर सिस्टम को थोड़ा कर जाओ, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। प्लस जो एस्से है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब उसमें उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना। ये नहीं है कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा और आपने जीएस की नॉलेज लगा के आंसर टिक कर दिया, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाएगा। तो मेरे खुद के इस बार 71 मार्क्स जुड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से सीसेट पास हुआ है। बाकी यही है कि प्रैक्टिस करो थोड़ा, नंबर सिस्टम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप कर जाओगे तो काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। और सर आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे क्या? हाँ, एक मॉक इंटरव्यू दिया था। कितने रिलीवेंट रहते हैं वो? रेलेवेंट ये है कि वो आपका डर थोड़ा निकाल देते हैं, बाकी वो डर आज भी मैं वैसा ही फेस कर रहा था जब मैं देने गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मॉक इंटरव्यू दिए 10-15 तो आपकी कोई फ़ायदा हो जाएगा। मेरे को तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुई, क्योंकि एक हफ्ते पहले बता देंगे आपका मॉक इंटरव्यू है, आप उसके हिसाब से पढ़ने लग जाते हो, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है आपका। जैसे सर आपके साथ मैम आई नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये वाइफ है मेरे, तो ये सपोर्ट सिस्टम है यार। अब ये नहीं होते तो कहाँ यहाँ पूछना था हमें, है ना। जैसे अब बच्चे आते हैं दिल्ली, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं साथ में, या फिर पहले करियर पर ही फोकस कर लें, बाद में करें? कुछ एडवाइस देना चाहें? यार ये है कि एक जॉब तो आप ले ही लो, अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिकल सस्टेनेबल है चीज़ें। कोई बिजनेसमैन का बच्चा है, कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है जिसके किले भाई 50-60 किले आ रहे हैं, तो उसका काम तो चल जाएगा। अब जैसे हमारा बैकग्राउंड है, नॉर्मल सा परिवार है, तो बिना जॉब के काम नहीं चलना, और बिना जॉब के कोई रिलेशनशिप भी नहीं चलना फिर, ठीक है। बाकी ये है कि यूपीएससी सब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ों पे फोकस रखो अपनी। अब मेरा तो बच्चा है 5 साल का, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सब कुछ है, और भी चीज़ें बहुत है यार। अगर यूपीएससी सब कुछ होता तो फिर इंडिया में कितने 75-76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 15,000 फैमिली खुश होती है जो आईएएस बनी है, बाकी सब दुखी रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी कुछ कर रहा है वो अपनी जगह खुश रहना चाहिए बस। सर आपका मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा, आपकी पहले फर्स्ट जॉब थी, फिर आप दूसरी में आए, तो मतलब आपका ये सफ़र आपको वर्थ इट लग रहा है अब? यार सफ़र है ना, सारे वर्थ इट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फेल भी हो जाते तो भी वर्थ इट है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 6-7 साल पूरा देते रहते हैं, फिर उनका यूथ मतलब यंग एज पूरी निकल जाती है, तो मतलब वो सही है क्या इतना यूपीएससी में? वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप अपने पूरे 6-7 साल लगा दिया आपने वहाँ पे, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब एज जीने की कौन सी है कि 20 से 30, है ना, यही जीने की एज है। इसमें आपने एक बंद कमरे में निकाल दिया और आप बैठे रहे उस कमरे में, मुखर्जी नगर के या राजेंद्र नगर, जहाँ पे भी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, 30,000 रुपये तो मेरे को लगता है 30-35 हज़ार रुपये लग जाते होंगे आपके एक मंथ के। अब उसकी उतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग में आप बाहर किसी भी शहर में बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। जैसे सर अभी वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, और एक मूवी आई 12th फेल, तो ये मूवी मतलब रियलिटी को दर्शाती है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ को कितने हद तक सही से दिखा पाती है? यार ये तो उसको दर्शाती है ना जिसको सक्सेस मिल गई। अब ये है कि जो 99% 90% इनका कुछ हुआ ही नहीं, अब उनकी तरफ कौन देखेगा। अब उनकी लाइफ क्या, वो उसके बाद अकेडमी में टीचिंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो वो वर्थ नहीं है कि मूवीज़ को हम इतना ज़्यादा हाइप दे दें, उसको रील देख के यूपीएससी की तैयारी करने लग जाएं। बिल्कुल इररिलेवेंट सी चीज़ें हैं। थोड़ा हमें अपने समाज को समझना चाहिए, लाइफ को समझना चाहिए, एक बेटर लाइफ कुछ और है, यूपीएससी सब कुछ नहीं है। और सर आपका मोटिवेशन क्या रहा? मोटिवेशन ये है कि यार प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा जल्दी, और कुछ नहीं है ऐसा मोटिवेशन। मैं एक बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हूँ चंडीगढ़ में, सिटी ब्यूटीफुल, और वैसा कोई सिटी अपने पूरे इंडिया में बहुत लिमिटेड होंगे। मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो हम एक ही जगह पोस्टेड हैं, साथ जाते हैं साथ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे अच्छी लाइफ कुछ मिलेगी। अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ से होता है तो दुखी होने वाला हूँ, कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। सर ऐसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहें आपको मैम कहाँ मिली, मतलब कैसे आपकी दोस्त हुई? मैम बैंक में मिली थी, मैं भी बैंक में था, मैम भी बैंक में थी।
तो सीनियर थे हमारे तो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी मतलब 25 में अटेम्प्ट देंगे या 26 में देंगे, तो उनको अभी अपना 1 साल है, कैसे उनको अपना स्ट्रेटजी फिक्स करनी चाहिए? पहले ऑप्शनल कवर करें, जीएस करें, थोड़ा सा बता। यार मेनली ये है कि आप एटलीस्ट ऑप्शनल तो पहले ख़त्म कर लो, एटलीस्ट 4-5 पहले, जब आपका प्री हो उससे पहले आप ऑप्शनल ख़त्म कर लो। उससे ना ये बेनिफिट होता है कि आप प्री हो और जब मेंस का बिल्कुल लिमिटेड सा टाइम रहता है तो आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। अब मेरे साथ हमेशा ये होता है, प्री दिया, ऑप्शनल करानी है, अब बैठे रहो ऑप्शनल की तरफ, रोते रहो, देखते रहो उसकी किताब की तरफ, मॉक टेस्ट दोगे उसमें नंबर नहीं आते, फिर और डिप्रेशन होता है। तो थोड़ा प्री से पहले अपने ऑप्शनल पूरा कर लो, बाकी जीएस मैनेज हो जाता है उस टाइम में। So thank you sir for giving us your valuable time and we wish you all the best for your future endeavors.